नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा सहायकाचार्य आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए थर्ड ईयर का जो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, यह पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो और अन्य विचारक हैं, उनके विचारकों के बारे में बात करेंगे। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करेंगे, जो उनका जस्टिस न्याय सिद्धांत है कि प्लेटो ने उन तत्कालीन परिस्थितियों में जब वो थे, उस समय उनके विचार में न्याय क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा देखते हैं प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का जन्म एथेंस के समीपवर्ती इजियाना नामक द्वीप में हुआ था। उनका परिवार सामंत वर्ग से था। उनके पिता एस्टोन तथा माता परिस्कोटोन कुलीन नागरिक थे। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो सुकरात का शिष्य बना तथा सुकरात के जीवन की अंतिम क्षणों तक उनका शिष्य बना रहा। सुकरात की मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो को घृणा हो गई। उसने मेगोरा, मिस्र, साइरेन, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर अकादमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी का अंत तक आचार्य मतलब प्रोफेसर रहे। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्टोन तथा माता का नाम पेरिटिकी यानी था। उनके बचपन का नाम अरिस्तोक्लीज था, परंतु उनके चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया। प्लेटो ने 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात से शिक्षा ग्रहण करना आए। वह सुकरात से अत्यधिक प्रभावित हुए। जब 399 ईसा पूर्व सुकरात को यूनान की शासन की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया, तो प्लेटो इससे बहुत अधिक दुखी हुए और उसने अपने गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। यूँ कहें कि मैक्सी ने उस समय कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित उठे। मतलब मैक्सी कहते हैं कि जब सुकरात की मृत्यु हुई, जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया, तो प्लेटो ने अपने गुरु के सिद्धांतों को, उसकी शिक्षा पद्धति को, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस पर मैक्सी लिखता है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठे हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं, रिपब्लिक पुस्तक के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ये रिपब्लिक जो पुस्तक है ये लिखी गई है और इनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों में रिपब्लिक का नाम आता है। यह प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों में से एक है। इसके अन्य नाम न्याय प्रबंध, न्याय से संबंधित भी कह सकते हैं। एक इनकी पुस्तक क्रीटो और एक है मीनो। इसमें जो मीनो पुस्तक है, इसमें वह सर्वप्रथम न्याय की चर्चा करता है। तो यहाँ बात आती है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा
किस पुस्तक में? तो वो मीनो में है। और द स्टेटमेंट जो है इसमें वह संविधानों का वर्णन करता है, यानी कि एक पुस्तक है लॉज, द लॉ, ये भी इनकी चर्चित पुस्तकों में आती है। यहाँ मुख्य रूप से हमें याद करने के लिए पुस्तकें होंगी, एक तो रिपब्लिक, एक मीनो, क्योंकि रिपब्लिक इनकी प्रमुख पुस्तक है। और जिस पुस्तक में न्याय की सर्वप्रथम चर्चा की थी वो उसका नाम मीनो। बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में द लॉज को लिख देते हैं, जो कि गलत है। प्लेटो ने उस समय जो विद्यमान न्याय के प्रचलित सिद्धांतों का खंडन किया था। तत्कालीन समय में मुख्य रूप से 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। पहला है परंपरागत न्याय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिफालस तथा उसका पुत्र पोलीमार्कस था। सिफालस के अनुसार सत्य बोलना तथा अपना कर्ज को चुका देना ही न्याय है। सामान्य सी बात। उस समय सिफालस ने कहा था कि सत्य बोलना और अपने कर्ज को चुका देना। अब वो कर्ज जो है, यहाँ कर्ज पैसे से नहीं है, किसी के हमारे प्रति किए गए कार्य जो हमारी भलाई के लिए होते हैं, हमें सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए होते हैं, हमें हमारे जीवन को उठाने के लिए या युवावस्था में रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी का दिया गया संयोग, जिससे हमारा आगे का जीवन अच्छा गुजरे, उनके उपकारों को ना भूलना और उनका कर्ज चुकाना ही न्याय है। पोलीमार्कस के अनुसार मित्र के साथ अच्छा व्यवहार तथा शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। यहाँ हम पढ़ने वाले बच्चे मानते हैं टिट फॉर टैट। यदि कोई हमारा मित्र है, वो हमारे लिए संयोग करता है, हमसे प्रेम करता है, हमारे दुख सुख में साथ देता है, तो हमें उसके उपकार या उसकी मित्रता को दिल में संजोए रखना होता है। और जो हमसे शत्रु बना हुआ है, जो हमारे काट करता रहता है या हमें उठने में परेशानी पैदा करता है या हमारे कामों में अड़चन पैदा करता है, उस व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। शत्रुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने को गलत माना गया है। ठीक भी है। अगला है, प्लेटो ने न्याय की कुछ के लिए अच्छे और कुछ के लिए बुरे होने का समर्थन नहीं किया। उसने कहा न्याय वह है जो सबके लिए अच्छा हो, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के भी, मित्र के साथ साथ शत्रु के लिए भी है। दूसरा उस समय प्रत्येक सिद्धांत था क्रांतिकारी सिद्धांत। इसके प्रतीक पद थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय बलवानों के स्वार्थ सिद्धि का साधन है। राज्य अपने हित के लिए कानून बनाता है। राज्य उस कानून को शक्ति के माध्यम से लागू करता है। एक व्यक्ति की दृष्टिकोण से समझदार व्यक्ति अपने को सुखी एवं संतुष्ट रखता है। उसके अनुसार इस तरह का आचरण ही उसके लिए न्याय है। इस प्रकार जो राज्य की दृष्टि में न्याय है, वह व्यक्ति की दृष्टि में अन्याय है। यह जो थ्रेसिमेकस है, उसका एक मानना है कि न्याय जो बलशाली है उसके स्वार्थ से दिखा है। कानून जो राज्य बनाता है उन पैसे वाले लोगों के लिए, पूंजीपति लोगों के लिए बनता है।
यहाँ एक बात याद आती है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वो कहते हैं कि भूखे नंगे लोगों के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। जब मैं सेंट्रल से 100 रुपये भेजता हूं तो व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपये होता है। तो कहते हैं 99 रुपये कहाँ गए, ये व्यवस्था है। किसी को 1 रुपये का लाभ देने के लिए 1 लाख रुपए का प्रचार किया जाता है। तो यहां बात आती है कि जो शक्तिशाली पूंजीपति समृद्ध लोग, न्याय उनके घर के खूंटों में बांधा रहता है। प्लेटो ने थ्रेसिमेकस की न्याय की उस परिवर्तनवादी धारणाओं को ही अस्वीकृत कर दिया जिसके अनुसार न्याय सदैव शक्तिशाली के पक्ष में होता है। वह थ्रेसिमेकस से यहां तक सहमत था कि चूंकि शासक शासन की कला को जानता है, इसलिए उसे सारी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु वह इससे सहमत नहीं था कि शासक अपने हित के लिए शासन करता है। प्लेटो ने सुकरात के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया कि जूता बनाने वाला स्वयं अपने बनाए हुए सभी जूतों को नहीं पहनता है। किसान पैदा की हुई अपनी सारी फसल को नहीं खाता है। उसी प्रकार शासक भी वही सारे नियम नहीं बनाता है जिससे सिर्फ उसी को लाभ हो। तीसरा आता है व्यवहारिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक ग्लूकान हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कमजोर लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। उनको अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते थे। अतः उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया। वह समझौता इस उद्देश्य से किया गया कि अब हम ना तो अत्याचार करेंगे और न ही अत्याचार करने देंगे। इस प्रकार कमजोर लोगों ने अपने हित के लिए न्याय का विकास किया। प्लेटो के इस सिद्धांत से भी असहमत होते हैं। उनका मानना है कि मन मनुष्य का बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि एक आंतरिक तत्व है। अतः मनुष्य राज्य के नियमों का पालन राज्य के डर से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से करता है, क्योंकि वह राज्य के नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है। अब बात करते हैं प्लेटो के न्यायिक सिद्धांत। जो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में जिन चीजों का हवाला किया है उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत यूँ कहें कि मन और आत्मा वाला सिद्धांत है। इसको बड़ी आसानी से हम समझेंगे कि यह वो जस्टिस नहीं है जो संविधान में है। यह आत्मा का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है। बात करते हैं। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है। प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है तथा मनुष्य और राज्य में साम्य दिखाने के लिए यह प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद बड़ा रूप है। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है, अतः राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी संसद है उसमें यदि कोई लात घूंसे चलाता है, चप्पल उप्पल फेंकता है या एक दूसरे को अपशब्द कहता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो उसके हैं। ये माना जाए कि वो हमने जिसको चुन के भेजा है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम अच्छे लोगों को चुन के भेजें तो सभ्य काम करेंगे। शासन में
अच्छे लोग जाएंगे तो वो अच्छी बात करेंगे, बुरे लोग जाएंगे बुरे लोग बात करेंगे। तो जो हम जिनको हम चुन के भेजते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा प्लेटो का मानना है। व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण होते हैं, तृष्णा, शौर्य तथा विवेक। इसी तरह राज्य में भी 3 वर्ग होते हैं, तृष्णा का प्रतिनिधित्व करने वाला उत्पादक वर्ग, शौर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला सैनिक वर्ग और विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला संरक्षक या शासक वर्ग होता है। अतः जिस तरह तृष्णा, शौर्य और विवेक का उचित समन्वय व्यक्ति में न्याय की दृष्टि करता है, सृष्टि करता है, उसी तरह राज्य में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग में उचित समन्वय ही की अवस्था ही सृष्टि करता है। यहाँ एक बात देखिए कि न्याय सिद्धांत में प्लेटो कहता है कि जैसे हमारे मन में या व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, तृष्णा इच्छा, शौर्य ताकत और विवेक बुद्धि। ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। उसी प्रकार राज्य में उत्पादक वर्ग, शौर्य मतलब जो हमारा मतलब हमारे जो प्रोटेक्शन देता है, हमें जो सुरक्षा देता है, शौर्य, और तीसरा सैनिक वर्ग, जो शौर्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, सैनिक वर्ग, और विवेक का मतलब जो बुद्धि से काम लेते हैं वो है शासक वर्ग। तो जिस राज्य में उत्पादक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो और शासक वर्ग हो, इन तीनों में समन्वय होना चाहिए तो राज्य ठीक रहता है। अब बात करते हैं प्लेटो की न्याय सिद्धांत की विशेषता। त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य। प्रत्येक व्यक्ति में 3 नैसर्गिक गुण होते हैं, विवेक या ज्ञान, साहस या शौर्य, तृष्णा या इच्छा, क्षुधा। राज्य भी जो व्यक्ति का विराट रूप है इन्हीं गुणों का पर्यवेक्षित करता है। ज्ञान बलवान शासक वर्ग का, शौर्य सैनिक वर्ग का तथा तृष्णायुक्त वर्ग उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। इन तीनों वर्गों में सुंदर समन्वय ही न्याय की सृष्टि करता है और राज्य को आदर्श रूप प्रदान करता है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। समाज में विद्यमान ये तीनों वर्ग जब अपने अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार निष्ठापूर्वक अपना अपना कार्य करते हैं और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो वह कार्यकुशलता को ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि एक समरसतापूर्ण एवं और एकबद्ध राज्य का निर्माण करते हैं। उस राज्य में एकता स्थापित होती है। ये कहते हैं मन में या व्यक्ति में 3 गुण हो तो व्यक्ति ठीक रहता है और राज्य में ये 3 संस्थाएं हैं जिनका संचालन उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग करता है। तो इनमें एकता हो तो एक अच्छे राज्य का निर्माण होता है। तीसरा है इसकी विशेषताओं में ये नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक युग की तरह वैधानिक नहीं है बल्कि पूर्णतः नैतिक है। यह सर्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है, सिर्फ वैधानिक न्याय की नहीं। यह मानव की पूर्ण नैतिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, सिर्फ उसके कानूनी कर्तव्यों की नहीं। अर्थात प्लेटो की न्याय की परिकल्पना पूर्णतः आत्मिक है, वह मात्र अवैधानिक नहीं है।
व्यक्तिवाद विरोधी है। प्लेटो व्यक्तिवादी नहीं है, समष्टिवादी है। अपने इस अवधारणा के आधार पर वह यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व समष्टि अर्थात समाज के सदस्य होने में ही निहित है तथा उसी रूप में वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सक्षम होता है। पांचवा है अंगिक एकता का सिद्धांत। प्लेटो का नया सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के मध्य आंगिक एकता का प्रतिपादन करता है। राज्य शरीर है और विभिन्न व्यक्ति और उनके वर्ग राज्य के विभिन्न वर्ग अंगों का निर्माण करते हैं। इसमें शरीर की तरह ही आंगिक एकता है। जैसे शरीर से पृथक उसके अंगों की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना राज्य के व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। दार्शनिक शासक। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के क्रियान्वयन का दार्शनिक शासक एक स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि वह ही कंचन और कामने की मोह से मुक्त होकर पूर्ण निस्वार्थ भाव से राज्य शासक का विवेकपूर्ण ढंग से संचालन करता है। दार्शनिक शासक का शासन ज्ञान का शासन या ज्ञान की प्रभुसत्ता का शासन है। वह राज्य को आदर्श रूप प्रदान ही नहीं करता है, बल्कि उसे अनवरत बनाए भी रखता है। अब हम बात करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना उसके शिष्य अरस्तु ने ही अधिकतर की। बाकी थिंकर्स तो करते ही हैं। पहला है न्याय सिद्धांत नैतिक है, वैधानिक है। यूँ कहें कि जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता के आधार पर आधारित है। इसका कानून से कोई वास्ता नहीं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक चरित्र का है, आधुनिक की तरह वैधानिक चरित्र का नहीं। यह विधि से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने नैसर्गिक कर्तव्य पालन से उत्पन्न होता है। यह भावना मात्र है, कानून नहीं है। जबकि वास्तविक दृष्टि से यह दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। अधिकार दंड की व्यवस्था नहीं। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत में वर्तमान समय की तरह व्यक्ति के अधिकारों तथा उनका उल्लंघन होने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं। प्लेटो व्यक्ति की कर्तव्य निर्वाह की बात तो करता है तथा साथ ही उसके संबंध में आक्षेप की नीति का भी समर्थन करता है। लेकिन यदि किसी के द्वारा अन्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है तो वैधानिक दृष्टि से उसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करता है और उल्लंघन करने पर किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं करता है। निरंकुशता किसी भी रूप में समर्थन योग्य नहीं। प्लेटो जिस न्याय आधारित आदर्श राज्य की कल्पना करता है उसमें दार्शनिक शासक पर ज्ञान या विवेक के अतिरिक्त उसकी निरंकुशता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा कि हमारा अनुभव बताता है, शासकीय निरंकुशता अपनी अप्रतिबद्धता के कारण हमेशा भ्रष्टाचार और अत्याचार का कारण सिद्ध होती है। लोकतंत्र। प्लेटो के आदर्श राज्य में बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग सभी तरह के अधिकारों से वंचित है तथा शासन सत्ता संरक्षक वर्ग, जो कि एक अल्प संरक्षक वर्ग है, के हाथों में केंद्रित है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार बहुसंख्यक पर अल्पसंख्यक वर्ग के शासन का समर्थन न तो उचित है और न ही न्याय संगत ठहराया जा सकता है।
वर्तमान में उपयोगी नहीं है। प्लेटो का सारा राजनीतिक चिंतन नगर राज्यों के संदर्भ में है। आज नगर राज्य इतिहास की तरह वस्तु बन गए हैं तथा उनका स्थान विशाल आकार वाले राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। चीन की जनसंख्या करोड़ों में होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को व्यक्तिगत गुणों के आधार पर विभाजित करना संभव है और ना उस आधार पर उनके कर्तव्य का निधन। अतः प्लेटो के न्याय आधारित आदर्श राज्य का सिद्धांत समयानुकूल नहीं होने के कारण न उपयोगी और न ही व्यवहारिक है। इस प्रकार हमने आज बात की प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें आपने देखा होगा कि वो ये कहता है कि व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। तृष्णा, इच्छा। व्यक्ति इच्छा चाहता है मैं ये करूं वो करूं। तृष्णा एक उत्पादक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है शौर्य, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, वो सैनिक वर्ग होता है। व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं करता है। उसी प्रकार राज्य में जो सैनिक वर्ग है वो रक्षा करते हैं। तीसरा आता है शासक वर्ग, जो टॉप, वहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, उसको दार्शनिक कहता है। हमारी बुद्धि का स्थान मस्तिष्क में होता है। अच्छे बुरे की सोच हमारा मस्तिष्क करता है। हमारे भारतीय राजनीतिक विचारकों में जो मनु शुक्र है और कौटिल्य हैं, इन्होंने भी इसी प्रकार की सी बात कही। मनु ने जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी इस बारे में चर्चा की है कि राज्य में मस्तिष्क शासक वर्ग, भुजाएं हैं जो सैनिक वर्ग, और पेट जो है, बाकी अंग जो है उत्पादक वर्ग। इन तीनों का समन्वय यदि व्यक्ति में है, बुद्धिमान है, ताकतवर है और अच्छा काम करता है, तो वह व्यक्ति ठीक है। उसी प्रकार जिस राज्य में बुद्धिजीवी लोग शासन करें, मजबूत सैनिक सत्ता हो, राज्य की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था और उत्पादक वर्ग, जो काम करने वाले लोग अच्छे वर्कर्स हों, अच्छा उत्पादन करने वाले हों, तो राज्य ठीक होता है। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, नए सिद्धांतों के साथ। सभी का धन्यवाद। व्हाट्सएप पे आपको नोट्स उपलब्ध हैं, पढ़ें। एग्ज़ाम होगी, स्वाभाविक है, थर्ड ईयर की तो होगी। कोरोना महामारी है, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल। धन्यवाद।